Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce, subject Business Studies, and today's topic is staffing. Staffing part 2. In the previous class, we have discussed the meaning, concept of staffing, human resource management, staffing features, and the staffing process, the process of human resource management, and other things. In this part, we are going to study the balance part of staffing chapter. हम वन बाय वन अब स्टाफिंग चैप्टर के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, external sources of recruitment. External sources of recruitment refers to recruitment of employees from outside the organization. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी इनवाइट करते हैं एम्प्लॉइज को कि वो बिजनेस में जॉब के लिए अप्लाई करें, तो इस सोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। External sources of recruitment requires when the existing staff may be insufficient or they may not fulfill the eligibility criteria. ऐसा कब करते हैं? जब हमारा जो इंटरनल स्टाफ होता है या एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, या तो वो इनसफिशिएंट हो या वो एलिजिबल ना हो या उतना क्वालिफाइड ना हो, जैसे पर्सन्स की, जैसे पर्सोनल की, जैसे एम्प्लॉइज की हमें करंटली जरूरत है, उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल ना कर पा रहा हो, तो हम आउटसाइड द बिजनेस हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि वो अप्लाई करें हमारे पास जॉब में। और इस सोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकेंड कैजुअल कॉलर्स, थर्ड मीडिया एडवर्टाइजमेंट, employment exchanges, placement agencies, management consultants, campus recruitment, recommendations of existing employees, and last one is web publishing. अब इनको हम one by one study करेंगे। Then first one is direct recruitment. Okay, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एक्सटर्नल सोर्सेज। कैसे होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है कुछ एम्प्लॉइज की, तो वो अपने गेट पर एक नोटिस प्लेस कर देते हैं रिगार्डिंग द वेकेंट जॉब्स अवेलेबल, और पोजीशंस जो उनके यहाँ पे वेकेंट होती हैं अभी, उसकी रिक्रूटमेंट वो गेट पे एक नोटिस के थ्रू कर देते हैं पब्लिसाइज, यानी लोगों को बताने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे ये पोजीशंस वेकेंट हैं। यदि इस तरीके से हायरिंग की जाती है तो इस प्रोसीजर को, इस सोर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस मेथड को हम इसलिए भी पॉपुलर मानते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, कोई खर्चा नहीं होता। और ज्यादातर इस तरीके से हम ऑप्ट करते हैं कौन से वर्कर्स को? जो अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होते हैं हमें, जैसे हमें स्वीपर को रखना है, किसी को पियन का रखना है, तो हम इस तरीके से उनकी एडवर्टाइजमेंट गेट हायरिंग के थ्रू करते हैं, रिक्रूटमेंट गेट हायरिंग के थ्रू कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड वन इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स हम किसको बोलते हैं? ऐसे कैंडिडेट्स जो उस ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूमे और अपना करिकुलम विटे ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं और अपनी इंटेंशन बता चुके हैं उस बिजनेस में वर्क करने की, और इस तरीके से हमारे पास वो पूल ऑफ डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। एज एंड व्हेन वी आर इन नीड ऑफ सच टाइप ऑफ पर्सोनल फॉर आवर बिजनेस, हम उन्हें कॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को अलग से कहीं से कुछ एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ पाती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेटिंग में वो लिस्ट अवेलेबल होती है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस, जो हमारे साथ अभी काम करने में इच्छुक हैं। इस तरीके की यदि हम हायरिंग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। किस कोर्स में आता है ये भी? एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है ये भी। Third source is media advertisement या media advertising. This common and popular method of external recruitment is advertisement. Under this हम एडवर्टाइजमेंट किस पे कर सकते हैं? टीवी में कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, जर्नल में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में उस पर्टिकुलर जॉब जो वेकेंट है उसके लिए अप्लाई करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? मीडिया एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो इच्छुक हैं कहीं काम करने के लिए, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को भी, इंटरप्राइजेस को भी। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस को पर्सोनल की जरूरत है, तो वो उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी अप्रोच करते हैं और वहां से भी डाटा कलेक्ट करते हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को वहां पर उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया है एज जॉब सीकर्स, और वो जॉब सीकर्स की लिस्ट वहां से कलेक्ट करके जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स उनको लगते हैं अपने पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से उन्हें बुला लेते हैं। इस तरीके से भी यदि हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं?
थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये भी किस कैटेगरी में आता है? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। ये भी किस तरीके का सोर्स है? इसके थ्रू भी जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो भी किस तरीके की जॉब के लिए करते हैं? अनस्किल्ड जॉब के लिए, और कुछ हद तक जो नॉमिनल स्किल्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी हम इनको हायर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहां अप्रोच करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज कहां अप्रोच करेगी? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जो नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहां पर जॉब सीकर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, जिनको जॉब्स की जरूरत होती है, और अपनी पूरी प्रोफाइल, अपनी क्वालिफिकेशन वहां पर सबमिट करते हैं, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयर होगा, यदि उनको जॉब की किसी कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है तो वहां से उसकी रेफरेंस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर ले और उनको फिर वहां से कॉल अपॉन कर ले अपने यहाँ बिजनेस में रिक्रूट करने के लिए। तो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये रिक्रूटमेंट का। प्लेसमेंट एजेंसीज का काम क्या होता है? वो एक तरह से एजेंट का काम करती है, वो मीडिएटर का काम करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। वो मैच करती है। दीज एजेंसीज इनवाइट्स द बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स। उनके इनवाइट करती है बायोडाटा, जो भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको अपने यहाँ पे रजिस्टर करती है, उनके पूरे डिटेल्स को वहाँ पे मेंशन करती है, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, और जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है उनको वो प्रोवाइड करती है वो कैंडिडेट्स, जिससे कि वो फ्यूचर में उनको उन्हीं में से लोगों को हायर कर पाए। इस तरीके से भी प्लेसमेंट एजेंसीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मीडिएटर का रोल प्ले करती है। ऐसे बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज है, जैसे जी कैपिटल हो गया, कन्वर्जीज हो गई। इनका काम क्या है? बेसिकली प्लेसमेंट एजेंसीज का काम करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को स्टाफ प्रोवाइड करना, स्किल्ड स्टाफ प्रोवाइड करना, जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी बिजनेस की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, स्किल्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैंडिडेट प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। Next is management consultants. Management consultants helps the organization to recruit technical, professional, managerial personnel. They specialize in middle level and top level. जब हमें अच्छे लेवल पर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की भी हेल्प लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू भी मिडिल लेवल और टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी प्लेसमेंट कर सकती है। तो उनके रेफरेंस के थ्रू उन मैनेजर्स को सीधा डायरेक्टली मिडिल लेवल और टॉप लेवल पर रिक्रूट किया जा सकता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बारे में आपने बहुत सारा सुना भी है, इवन मूवीज में भी देखा है आपने। इसके लिए आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी थी, वहां पर भी कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया था। तो कैंपस रिक्रूटमेंट होती क्या है? Sometime the senior manager of the organization visits various professional colleges, technical institutions to get fresh graduates. वहां पर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को ऑफर करते हैं अपने यहाँ पर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कब करती है इस तरह की प्रेफरेंस? जब उन्हें फ्रेश ग्रेजुएट्स की, न्यू ब्लड की जरूरत पड़ती है बिजनेस में काम करने के लिए, जिससे कि बिजनेस की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस तरह के सोर्स को हम क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। Our next source of recruitment, external source of recruitment is recommendation by existing employees. कई बार क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में एकदम इमीडिएटली कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ की रिकमेंडेशन पर भी कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं। यदि किसी ने बोला भाई मेरे यहाँ पर मेरे अंकल का एक बेटा है जो जिसके पास जॉब नहीं है और उसकी क्वालिफिकेशन सर पूरी है, वो इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है सर, उसको क्या हम बुला सकते हैं? तो बोला आप उसकी आपकी रेफरेंस से उस पर्सन को भी सीधा डायरेक्टली रिक्रूट किया जा सकता है। ज्यादातर इस तरह की जॉब किसके लिए होती है? जो लोअर लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब रिकमेंडेशंस पे भी एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जा सकता है। किसके रिकमेंडेशन पर? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के। आपकी रेफरेंस पर आपके रिलेशंस में कोई है तो उनको हायर किया जा सकता है। किस तरह की जॉब के लिए? लोअर लेवल के लिए। तो इसको भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स मान सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लास्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेब पब्लिशिंग। हम इंटरनेट सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे जाके कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं रिगार्डिंग जॉब सीकर्स। कंपनीज क्या करती हैं, अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस किसी अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। जो जो जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी में, वो विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट्स को और अपने रिज्यूमे को उनमें सीधा अपलोड कर देते हैं। जैसे जब भी उस कंपनी को जरूरत पड़ती है तो आपकी प्रोफाइल को चेक करके वो आपको बिजनेस में हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया क्योंकि बहुत ही अप्रोचेबल है आज की डेट में ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेब पब्लिशिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया? हमने डिफरेंट 9 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्टडी करे हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं। क्या क्या थे वो? सबसे पहला था हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद हमने बात की थी कैजुअल कॉलर्स की, फिर हमने बात की मीडिया एडवर्टाइजमेंट की, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फिर प्लेसमेंट एजेंसीज, फिर उसके बाद हमने बात की है नेक्स्ट बात की हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंट, नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद हमने बात की रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड लास्ट वन इज वेब पब्लिशिंग।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो कि क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो है वाइडर चॉइस, यानी हमारे पास अब चॉइस बढ़ गई है। पहले हम लिमिटेड थे इंटरनल सोर्सेज में, हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस ही क्या करना था, रिक्रूटमेंट करना था। अब हम उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा चुके हैं, हमारे पास चॉइस बढ़ चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि अब हम अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली उस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है। तो हमारी ऑप्शंस बढ़ गई हैं। अब सेकंड वन इज इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। अब हम नए ब्लड्स को भी इन्फ्यूज कर सकते हैं, बिजनेस में डाल सकते हैं, जिसमें अभी इंथ्यूजियाज्म है, उसमें एम्बिशंस हैं अपनी कुछ काम को करने के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। एंड थर्ड वन इज स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। जो नया ब्लड आएगा उसमें कंपटीशन की फीलिंग भी होगी और वो अपने 100% आउटपुट देगा और अच्छे से काम करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूट। और फोर्थ जो एडवांटेज है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज का वो है क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सोनल। पहले क्या करते थे इंटरनल सोर्सेज में, बेसिक से हमारे पास जो कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं भी होता था तो अब भी हम उन्हीं में से हायर करते थे। अब क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्सेज को ऑप्ट किया तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हम पर्टिकुलर जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो स्किल्स की जरूरत है, हम उसके हिसाब से ही उसको रिक्रूट करते हैं। इसका मतलब हमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सोनल मिलता है उस पर्टिकुलर जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली बिजनेस को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज, कुछ कमियां क्या एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है हमारा वो है फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अब क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को यानी इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट ही नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में डाइवर्जन आएगा, वो फ्रस्ट्रेट होंगे कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है और हो सकता है वो अपना 100% आउटपुट ना दे, तो उनके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्स को ऑप्ट करते हैं तो एक ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए हमें थर्ड पार्टीज को अप्रोच करना पड़ता है कई बार, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय लग सकता है और हो सकता है जो हमें पर्टिकुलर टाइम पर जरूरत थी किसी स्टाफ की वो हम उसको उस टाइम पर अवेलेबल ना करा पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है हमारे पास। थर्ड ड्रॉबैक है हमारा कॉस्टली इन नेचर, यानी ये प्रोसेस जो है एक्सटर्नल सोर्सेज ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत खर्चा होता है इसमें, क्योंकि एक तो लंबा प्रोसीजर है, हमें बाहर के लोगों की, थर्ड पार्टीज की हेल्प भी लेनी पड़ती है, कंसल्टेंट्स को भी कई बार हायर करना पड़ता है जो अपनी फी लेते हैं आपसे, कमीशंस लेते हैं उनको हायर कराने की, आपको हेल्प करने के लिए। तो एक कॉस्टली अफेयर है एक ये। और फोर्थ जो डिसएडवांटेज पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी। कई बार ऐसा होता है हम एक्सटर्नल सोर्सेज को ऑप्ट तो कर लेते हैं और पूरा प्रोसीजर भी फॉलो कर लेते हैं और फाइनली जो हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे होते हैं वो हमारे हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट थी जिस स्टाफ की उस हिसाब से वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो कई बार ये पूरा प्रोसेस हमारा फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक अनसर्टेनिटी भी रहती है इसके अंदर की वेदर वी आर गोइंग टू गेट द गुड कैंडिडेट और नॉट, हमें अच्छा कैंडिडेट मिल भी पाएगा उस जॉब के लिए कि नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज, क्योंकि हमने बात कर लिया अब इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, उनके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सेपरेटली स्टडी कर लिए। अब यदि डिफरेंस आता है हमारे सामने डिस्कस करने के लिए तो क्या होगा, सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पर इट रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को ऑफर करते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेज। जब यही एम्प्लॉइज हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें टाइम कंजम्पशन कम होता है इंटरनल सोर्सेज में, जबकि इसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है। इकोनॉमिकल कौन सा है इसमें से, इंटरनल सोर्सेज ज्यादा इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें खर्चा नहीं होता, जबकि ये एक्सटर्नल सोर्सेज एक कॉस्टली अफेयर है, इसमें खर्चा ज्यादा होता है। इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, हमें उन्हीं में से सिलेक्शन करना पड़ता है, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास वाइडर चॉइस होती है, हम उनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दिस मेथड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। यदि हम इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो इससे मोरल अप होता है, किसका, इंटरनल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का, जबकि यदि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को करते हैं ऑप्ट तो इससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का मोरल डाउन हो जाता है। इंटरनल सोर्सेज में बेसिस क्या है हमारा, ये सीनियोरिटी के बेसिस पर होता है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है हम उसको जल्दी प्रमोशन देते हैं, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में ऐसा कोई रूल नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बेस होता है मेरिट पर, क्वालिफिकेशन पर और स्किल्स पर, आपकी उसी बेसिस पर आपकी रिक्रूटमेंट होती है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट एज सुपीरियर एज इन केस ऑफ एक्सटर्नल। इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली आपको क्योंकि आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है, जबकि यहाँ पर चॉइस बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी क्वालिटी जो रिक्रूटमेंट की होती है वो बहुत अच्छी होती है वाइडर चॉइस होने की वजह से। तो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और मैं ये मान रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने आज की वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझा होगा और घर पे बैठ के आप इसको अच्छे से दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे और स्टडी करेंगे और रिवाइज करेंगे। और अब इसी वीडियो के साथ मैं इसी आशा के साथ भी वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर,
बाय।